नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लास में आपका स्वागत है। आज करेंगे हम सी टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो आपका 4 जनवरी 2022 को आया था। आज हम 4 जनवरी का जो क्वेश्चन पेपर आया है वो करेंगे और इसमें देखेंगे क्वेश्चन और आपका क्या है, इसमें हम समरी बताएंगे अच्छे से कि इसका रीज़न क्या है इसके पीछे का। तो सारा कुछ डिटेल से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन पेपर जो हमारा। तो देखो, इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है आपका, निम्नलिखित में से मौर्य साम्राज्य में उत्तराधिकार का कौन सा क्रम सही है। हमें बताना है कि किस राजा के बाद में या किस शासक के बाद में कौन सा शासक बना है, तो वो हमें जानना है। तो देखो, आपको मैं अब अगर बताऊं तो यहाँ सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य है, जिसने क्या है जो मगध पर शासन किया है। सबसे पहले उसे एक तरीके से जो धनानंद था उससे जीता है। उसके बाद में क्या है, उसका पुत्र आया है, उसके पुत्र का नाम था बिंदुसार। और उसके बाद में क्या आया है, अशोक। और उसके बाद में क्या है, दशरथ भी आया और भी कई उसके शासक आए हैं। इस प्रकार रहेंगे, परंतु हमें यहाँ से क्या है वहीं से पता चल जाएगा। पहले जो स्टार्टिंग के 3 हैं, सबसे पहले देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य है, उसके बाद में अशोक है। ये तो यहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में ना अभी अब आपको बताया बिंदुसार आएगा। चंद्रगुप्त मौर्य है, बिंदुसार है, अशोक है और दशरथ है, ये ठीक है। एक बार आगे और देख लेते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य है और बिंदुसार है, दशरथ है, फिर अशोक है। अशोक यहाँ पर देखो सबसे लास्ट में दे रखा, क्योंकि अशोक आता इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, फिर अशोक है। तो देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य है, दशरथ है, बिंदुसार, ये भी गलत हो जाएगा। तो क्या है हमारा ऑप्शन, क्या होगा, कौन सा ठीक होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा। ये क्रम क्या है इनका सही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, ये कह रहा है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर इतिहास की कक्षा में तिथियों के प्रयोग का आधार कौन सा होता है। तो देखो, उच्च प्राथमिक की बात करता है, ना प्राथमिक की और ना मतलब उच्च प्राथमिक की बात करता है। तो वहाँ पर क्या है, तिथियों का मतलब तिथियों का आधार क्या होना चाहिए। तो वहाँ पर क्या है, सन्निकट। सन्निकट क्या है, तिथियाँ ये होनी चाहिए वहाँ पर। देखो, ये एक तरीके से तिथियों के प्रकार हैं। सन्निकट, सन्निकट का अगर अगर देखें तो प्रकार ये होता है कि जो डेट है उसके आसपास का आप बता सकते हो कि मतलब लगभग लगभग इतने या उस दशक की बात है। इस प्रकार एक तरीके से क्या उसके निकट की तिथियां बता सकते हो। सुनिश्चित तिथियां देखें तो बिल्कुल सुनिश्चित होती हैं जो, और एक है स्थिर, जो क्या है तिथियों में कभी चेंजमेंट नहीं आती, वो है। ये होती एक तरीके से। इस प्रकार क्या है, हमें सन्निकट तिथियों के बारे में बताकर उन्हें समझा सकते हैं हम। तो ये हो गया हमारा सन्निकट आएगा इसका आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा जो है, सातवाहन के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सातवाहन के बारे में दे रखा, आपको इनमें से सही बताना है। सातवाहन दक्षिण भारत में शक्तिशाली नहीं थे। दूसरा है, सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे। सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्र तटों पर भेजी। और नेक्स्ट देखेंगे, शिवसकंद जो है सतकर्णी सातवाहन के एक अति महत्वपूर्ण शासक थे। तो आपको यहाँ से आपको ठीक बताना है। देखो, यहाँ से देखें, इसके जान लेते डिटेल में। सातवाहन क्या है, दक्षिण में शक्तिशाली नहीं थे, गलत हो जाएगा, क्योंकि सातवाहन क्या है, शक्तिशाली थे दक्षिण में। सातवाहन शासक दक्षिण पंथ के अधिपति के रूप में जाने जाते थे, बिल्कुल ठीक है। क्या है, अधिपति के रूप में जाने जाते थे और दक्षिण में उनका एक तरीके से साम्राज्य था जो सातवाहन थे। सातवाहन शासकों ने अपनी सेना उत्तरी समुद्र तटों तक भेजी, बिल्कुल गलत है। क्योंकि क्या है, अगर भारत में देखें तो समुद्री जो तट हैं आपको पता है, पूरब में है और पश्चिम में है और दक्षिण में है। उत्तर की बात करता तो वैसे गलत हो जाएगा, ठीक, क्योंकि उत्तर में अगर देखें समुद्र बहुत दूर है भी तो दूर है। उसके बाद देखेंगे शिवस्कंद सतकर्णी, ये भी गलत है, क्योंकि शिवस्कंद सतकर्णी क्या महत्वपूर्ण शासक नहीं था। अगर देखें गौतमी पुत्र सतकर्णी है ये होता तो बिल्कुल हमारा ठीक आंसर होता, या पुलुमावी पुत्र सतकर्णी है, ये ठीक होता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखेंगे अगला क्वेश्चन हमारा है कि मंदिर के बारे में दी गई ABC में आपको बताना है। मंदिर नगर नगरीकरण का एक महत्वपूर्ण प्रतिरूप है, जो प्रतिरूप प्रस्तुत करते हैं। मंदिर अर्थव्यवस्था और सामाजिक दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। शासक विभिन्न देवी देवताओं के प्रति अपना अभिभाव प्रदर्शन के लिए मंदिर बनाते हैं। आपका ये होगी 3 जो इसमें दे रखे हैं, A और B C 3 कथन दे रखे हैं, आपको बताना है। तो अगर हम गौर से देखें इनको, तो यहाँ पर क्या है, हमें कहीं गलती नजर आ नहीं रही, क्योंकि तीनों ही ठीक है बिल्कुल।
तो मंदिर इसलिए बनाया जाता है। तो यहाँ पर ए बी सी तीनों सही हैं, ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखो हमारा, महायान बौद्ध धर्म की आरंभिक मान्यताओं से निम्न में से किन कारणों से भिन्न था। तो हमें महायान के से एक तरीके जो भिन्न था वो बताना है। देखो कि इनमें बौद्ध की उपस्थिति संकेतों द्वारा दर्शाई गई, जो महायान में बताना है। इनमें बोधिसत्व एकांतवास में रहते थे। दूसरा हमारा दूसरा होगा, इसमें बौद्ध की प्रतिमाएं बनाई गई थी। बोधिसत्व अन्य लोगों की शिक्षा देने के लिए सांसारिक परिवेश में रम गए। तो हमें देखो अगर देखें तो बौद्ध धर्म में दो शाखाएं बन गई हैं, एक तो हीनयान तथा महायान। जो हीनयान शाखा थी वो पुरानी शाखा है और जो महायान है वो नई शाखा है। तो अगर देखिए इसका आंसर हमारा सी और डी हो जाएगा, क्योंकि क्या है जो नई शाखा है उन्होंने क्या मूर्ति बनाई है, और क्या है जो सांसारिक जो लोग हैं या कह सकते हैं सांसारिक जो परिवेश है उसमें ये रम गए थे। ये हमारा इसलिए ठीक आंसर होगा सी और डी। तो देखते हैं सी और डी हमारा ये आंसर ठीक होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है देखो हमारा, गुजरात और बंगाल में जब्त व्यवस्था प्रचलित थी। आर दे रखा है, यह व्यवस्था उन स्थानों पर लागू की गई थी जहां पर भूमि का निरीक्षण और उनका लेखा जोखा सावधानी पूर्वक रखा गया था। तो हमें इनमें से सही बताना है। तो देखो जो जब्ती व्यवस्था है वो बंगाल और यहाँ पर बंगाल और गुजरात में नहीं थी। देखिए तो इसमें केवल आर ठीक होगा, ए गलत है। तो हमारा ऑप्शन देख सकते हैं कौन सा, ए गलत है लेकिन आर सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ये हमारा पॉइंट ठीक रहेगा, क्योंकि क्या है जब्ती जो प्रणाली है वो यहाँ पर नहीं थी। गुजरात और बंगाल में ज़्यादातर देखें तो आपका आ जाएगा, जैसे आपका स्थायी बंदोबस्त है। बाद में देखें तो इस प्रकार की क्या व्यवस्था थी, जब्ती प्रणाली नहीं थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, मंडप क्या था। तो हमें मंडप के बारे में बताना, मंडप क्या था। मंदिर का एक पवित्र स्थान। दूसरा है एक सभागार जहां लोग इकट्ठा हो सके। स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पथ। चौथा हमारा डी पॉइंट है, वह स्थान जहां देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। तो ये हमें मंडप बताना। मंडप क्या है, एक सभागार था जहां लोग इकट्ठा हो सकते थे। इसका ये राइट आंसर हो जाएगा मंडप का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो मंदिर का एक पवित्र स्थान कह लो या देखो इनके भी देख लेते हैं एक बार चारों के बारे में। वह स्थान जहां देवी देवताओं की मूर्ति रखी जाती थी वो क्या था, उसे कहते थे गर्भगृह। ये वाला जो पॉइंट है। स्तूप के चारों ओर निर्मित एक पथ क्या है, वो था आपका प्रदक्षिणा पथ होता था जो है। मंदिर का एक पवित्र स्थान, ये पवित्र स्थान या कह लो आप जहाँ पर मूर्ति रखी जाती थी वो क्या होता था आपका, वो गर्भगृह ही है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर पॉइंट दे रखे, दो कथन दे रखे। अभी कथन, बहादुर शाह जफर द्वारा विद्रोही को दिए गए समर्थन ने लोगों और शासन करने वाले परिवारों पर सकारात्मक असर डाला। आर दे रखा है, लोगों ने मुगलों को वैकल्पिक शासन के तौर पर देखा जो ब्रिटिश राज को चुनौती देने में सहायता कर सकते थे। अगर देखें यहाँ पर ए और आर दोनों ही बिल्कुल सटीक पॉइंट है, क्योंकि ये बात है आपकी 1857 की क्रांति से ली गई है, जब मेरठ से जो सिपाही थे कहाँ पर आ चुके हैं, ये दिल्ली आ चुके हैं। तो बहादुर शाह ने एक तरीके से मजबूरी में कहें तो ये कमान संभाली थी। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो देखें तो दोनों यहाँ पर ठीक हो जाएंगे, ए और सही है, इसकी व्याख्या भी ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन बड़ा आसान है। अलवार संत ब्लैंक के उपासक थे या ब्लैंक उपासक थे। अलवार और नैनार दो होते हैं जो भक्ति आंदोलन में आपको देखने को मिलेंगे, अलवार तथा नैनार। तो क्या है, अलवार विष्णु के भक्त होते हैं। एक मिनट, अलवार क्या है, विष्णु के भक्त हैं, और जो नैनार होते थे वो शिव के भक्त हैं। तो अगर आपको याद नहीं होता तो इसकी थोड़ी सी ट्रिक है, मैं बताऊं आपको। देखो सबसे पहले हम नैनार को याद कर लेंगे। नैन का मतलब आपको पता है आंखें होती हैं, और आंखें तीन किसकी हैं, मतलब एक ज़्यादा है, तो तीन आंखें किसकी हैं, शिव की। तो इस प्रकार हम क्या है नैनार को याद रख सकते हैं। और अलवार, अलवार का आप देखो तो अलवार से एक वर्ड निकला अवतार, निकला नहीं वैसे, अगर हम ट्रिक के तौर पर याद रख सकते हैं। अलवार या अवतार एक जैसे वर्ड हैं। तो अवतार किसके हुए, वे विष्णु के अवतार हुए। वैसे तो जो 10 अवतार हैं वो विष्णु के हैं, इसलिए क्या है इन हम इस प्रकार से याद रख सकते हैं ट्रिक के तौर पर। तो हो जाएगा।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, सतनामी आंदोलन की शुरुआत ब्लैंक ने की या की ब्लैंक की थी। तो शुरुआत अगर हमें देखना है, इसमें से जो नेता है उसका आपको बताना है किसने की थी सतनामी आंदोलन। देखेंगे सतनामी आंदोलन कहाँ हुआ था, तो हरियाणा की ज़्यादातर क्षेत्रों में है ये सतनामी आंदोलन। तो इसका बताना आपको, तो इसका नेता है आपका घासीदास, इसका सही आंसर हो जाएगा घासीदास नेता थे सतनामी आंदोलन के। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है जो, औपनिवेशिक काल में नए शहर बने, कई कस्बे विकसित हुए, इसका ये परिणाम हुआ कि, अब परिणाम देखो, वे केवल शिक्षित और ऊंची जातियों के भूस्वामियों को ही आकर्षित कर पाए। यहाँ पर अगर देखिए केवल वर्ड भी आया, मैंने आपको बता दिया ट्रिक एक तरीके से, जहाँ केवल आए उसे काट ही देना वैसे तो, बाकी फिर भी हम अगर देखेंगे तीन ऑप्शनों को पढ़कर, उन्होंने मजदूरों के लिए अच्छी कार्य दशाएं और क्या श्रमिक अधिकार प्रस्तुत किए। तीसरा देखा, उन्होंने दलित जातियों के लिए दिन प्रतिदिन होने वाले असमान से क्या है बचाने का रास्ता बनाया। तो आपको बताना है अपमान से बचने का रास्ता बनाया है। तो अगर देखेंगे यहाँ पर केवल सी ही पॉइंट ठीक होगा, क्योंकि क्या है ये इसमें बिल्कुल सटीक पॉइंट है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो, गांधी जी विभिन्न जन आंदोलन में लोगों को एकजुट करने में सफल रहे। क्यों सफल रहे? अहिंसा और सत्याग्रह का मार्ग अपनाकर। देखिए तो उन्होंने सत्याग्रह और अहिंसा का ही मार्ग अपनाया था। बी है भारत की स्वतंत्रता का आह्वान करके। सी है अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध प्रार्थना और अनशन करके। चौथा हमारा जो डी है, लोगों की क्या है आवश्यकताएं समझकर और क्षेत्रीय मुद्दों को उठाकर। देखिए तो ये हमारा ये भी पॉइंट ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्या उन्होंने क्षेत्रीय मुद्दे उठाए थे, तब जाकर उन्होंने क्या है आंदोलन जो किए थे अपने। तो ये हो जाएगा हमारा बिल्कुल ठीक। देखो यहाँ पर ये गलत है, क्योंकि क्या है उन्होंने स्वतंत्रता का आह्वान नहीं किया था शुरुआत में, देखें। उसके बाद देखें तो अंग्रेजों की जो नीतियों के विरुद्ध क्या प्रार्थनाएं नहीं की हैं उन्होंने। देखें एक तरीके से ज़्यादातर प्रार्थनाएं नहीं की हैं उन्होंने, क्या अनशन जरूर किए हैं। इसलिए क्या है प्रार्थना अगर ना होता तो ठीक होता फिर ये। इसलिए क्या हमारा ए और डी सही होगा, ए और डी हमारा ऑप्शन डी ही रहेगा, ए और डी ये ठीक है इसका आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो हमारा, यदि आप एक चरमपंथी नेता होते तो अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध अपने निम्न में से कौन सा तरीका अपनाया होता। तो कौन सा आप तरीका अपनाते? चरमपंथी अगर देखें तो आप गर्मपंथी से लगा सकते, जो गर्मपंथी थे वही थे। तो देखिए अंग्रेजी संस्था तथा वस्तुओं का बहिष्कार करके, जो अंग्रेजी संस्थाएं थी उनका और उनकी द्वारा जो निर्मित वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करके। दूसरा है क्रांतिकारी हिंसा तथा बल का प्रयोग। देखेंगे ये भी ठीक सही लग रहा है बिल्कुल, क्योंकि क्या है जो गर्म दल वाले थे इनके ही काम है अंग्रेजी शासन के विरुद्ध प्रदर्शन करते, याचिकाएं दायर करते और लेख लिखते। ये गलत हो जाएगा, क्यों हमारा ए और बी पॉइंट ठीक हो जाएगा, ए और बी ये हमारा ठीक होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ये था कि आप चरमपंथी होते तो आप क्या करते, तो आपको बता देना भैया कि हम क्या करते, उनका संस्थाएं हैं जो उनका बहिष्कार करते और क्या है हिंसा तथा बल का भी प्रयोग करते। ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि वो याचिकाओं में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा, कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। तो इसका हमें ऑप्शन दे रखे बताना, क्योंकि वे विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पूरा समर्थन चाहते थे। कांग्रेस के बारे में बताना कि कांग्रेस को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध सभी भारतीयों की ओर से बोलने के लिए बुलावा दिया गया। तो देखेंगे जो वो होते हैं जो मीटिंग हुई थी उसकी बात हो रही है, जैसे गोलमेज सम्मेलन है, मतलब उस वहाँ से बताना आपको। देखें तो केवल वही एकमात्र दल था जिसमें सभी भारतीयों को संगठित कर विरोध के लिए तैयार करने की शक्ति थी। ये भी देखेंगे। तीसरा देखें अब, क्योंकि इनमें स्वयं को सभी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया था। चौथा देखेंगे, स्वतंत्रता की लड़ाई में लोगों ने अपना संपूर्ण विश्वास तथा समर्थन इस दल को दिया था। तो हमें आंसर बताना। देखो सभी लोगों के लिए कहें तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि सभी लोगों ने संपूर्ण अपना समर्थन और विश्वास नहीं दिया था, क्योंकि क्या है यहाँ पर देखें तो बहुत सारे लोग कांग्रेस के खिलाफ भी थे।
देखें इससे जो ये वाला देखते पॉइंट अब तीसरा, क्योंकि इनमें स्वयं को सभी समुदाय के प्रतिनिधि के रूप में प्रदर्शित किया। ये थोड़ा ठीक लग रहा पॉइंट, बाकी और को देख लेते पहले। केवल वही एकमात्र दल, भाई गलत है, क्योंकि केवल एकमात्र दल नहीं था। देखिए तो इसके अलावा मुस्लिम लीग भी है और भी छोटे छोटे क्या है कुछ दल थे, तो केवल एकमात्र वही दल नहीं था जिसने भारतीयों को संगठित कर विरोध के लिए क्या तैयार करने की शक्ति थी। और भी थे अगर देखें, देखो क्योंकि वे सभी शासन के विरुद्ध लड़ाई के लिए प्रत्येक व्यक्ति का पूरा समर्थन चाहते थे। भाई ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि पूरा समर्थन नहीं चाहते थे। बाकी उनका उद्देश्य ये था कांग्रेस का कि हमें जितने भी लोग जुड़ सके वैसे ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का उद्देश्य था, परंतु क्या है उनका उद्देश्य था कि जो अंग्रेजी शासन है उसके विरुद्ध हम खड़े हों ताकि हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो। तो ये हमारा सी ऑप्शन ठीक होगा इसमें, ज़्यादातर जो हमें सही लग रहा है ज़्यादातर। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जल का संकरा भाग जो दो बड़ी जलधाराओं जल राशियों जैसे समुद्रों या महासागरों को जोड़ता है वह क्या कहलाता है। अगर देखें कि समझने की कोशिश करें, जैसे एक इस प्रकार क्या है ये समुद्र है, एक यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार जो समुद्र है, दो हो गए समुद्र, या एक महासागर लगा लो एक सागर लगा लो। तो इन जो दोनों के बीच में एक तरीके से संकरा भाग है वाला जो इन्हें जोड़ता है आपस में, उसे क्या कहते हैं ये बताना है। तो उसे हम क्या है जल संधि कहते हैं उसे हम, क्योंकि जल दोनों जल हैं उनके बीच में संधि हो रही एक तरीके से, उसे हम जल संधि कहते हैं। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखें तो कथनों ए बी को पढ़िए और उनके आधार पर आपको सही आंसर देने। भारत में 82 पश्चिम देशांतर को मानक या मूत्र माना गया है, क्योंकि अब ज्योग्राफी चालू हो चुकी है तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे। बी है 82 पूर्व देशांतर के स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। तो आपको बताना है। तो देखो सिंपल है बिल्कुल, बी तो कथन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि क्या है 82 को ही क्या देशांतर को पूर्वी देशांतर की बात है, बिल्कुल ठीक है। उसे क्या है स्थानीय मानक समय जो हमारे देश का समय मान लिया गया है। बाकी देखो यहाँ बात करता है कि भारत में 82 पश्चिम देशांतर, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, हम पश्चिम देशांतर में नहीं हम पूर्वी देशांतर में है, तो क्या है इसलिए हमारा ए गलत हो जाएगा। ये गौर से देखने क्वेश्चन, वैसे तो इसमें क्या ए गलत है परंतु आर सॉरी या बी है, ए कथन गलत है और बी सही है। तो देखना में कहाँ ए और बी दोनों सही हैं, ए गलत और बी सही है, ये हो जाएगा। बी सही है और ए गलत है, तो ये हमारा पॉइंट होगा सही, बिल्कुल बी ऑप्शन इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें तो भारत के संदर्भ में कथनों ए बी सी पर विचार करते हुए उत्तर हमें देना है। भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, अगर यहीं तक जानते चले तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि भारत हमें पता है उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा देश के लगभग बीच गुजरती है, ये भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि 8 राज्यों से गुजरती है जो कर्क रेखा है, और बिल्कुल भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा 97 डिग्री 25 पूर्व अक्षांश के बीच है। तो अगर देखें हमारा जो पॉइंट है यही गलत हो जाएगा, सी वाला। आप कहोगे ये कैसे, देखो यहाँ पर क्या है अक्षांश की बात की गई है, परंतु हमें पता है जो 68 डिग्री 7 और 97 डिग्री 25 ये देशांतर लाइन है। इस प्रकार देशांतर लाइन होती है, अक्षांश इस प्रकार होती हैं, तो अक्षांश नहीं है ये देशांतर लाइन है। तो इसलिए क्या है हमारा ये गलत हो जाएगा पॉइंट सी, इसलिए क्या हमारा ए और बी ही सही रहेंगे। ए और देख लेते ए भी सही है और सी गलत है, इसलिए हमारा पॉइंट ये होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन है अगला, निम्नलिखित सूचना के आधार पर आपको ग्लोब पर किसी स्थान को सही स्थिति निरूपित करनी है। तो क्या है अगर हमें कोई क्षेत्र है या कोई स्थिति जानने किसी क्षेत्र की, तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी हमें ये देखना। यह 20 जो डिग्री कहें तो अक्षांश पर स्थित है, कोई क्षेत्र है 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, तो हमें बताना है इसकी सूचना के आधार पर आप क्या करोगे। देखो आराम से ग्लोब पर इस स्थान की सही स्थिति का निरूपण कर सकते हैं। अभी आंसर बताएंगे आपको हम। पूर्व या पश्चिमी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत भी
की भी क्या आवश्यकता होगी, उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी क्या आवश्यकता होगी। तो पहले हम ऑप्शनों को जान लेते हैं और जो गलत उन्हें काट लेते हैं, फिर हमारा सही आंसर आ जाएगा। पहला है आराम से ग्लोब पर इस स्थान की सही स्थिति निरूपित कर सकते हैं, गलत है, क्योंकि क्या है हमें ये पता खाली 20 डिग्री है, हमें इतना दे दिया खाली 20 डिग्री है, ना तो ये पता हमें कि उत्तरी अक्षांश अक्षांश किस प्रकार, अक्षांश भी है और देशांतर भी है, हमें ये लाइन जाननी होगी, तभी तो हम क्या है किसी चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बताऊं आपको, ये मान लो आप, ये अर्थ है हमारी, ये भूमध्य रेखा है, ये इक्वेटर जिसे कहते हैं। अगर हम उत्तर की साइड चलते हैं, हमारी जो अक्षांश हो जाएंगे उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी तरफ चलते हैं तो दक्षिणी अक्षांश आएंगे। और अगर देखें तो ये हमारे जो देशांतर लाइन है, तो हमें देशांतर लाइन भी पता होनी चाहिए। अब देखते हैं, देखो किसी स्थिति को जानने के लिए हमें अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं पता होनी चाहिए। हाँ, और ये भी होना चाहिए कि उत्तरी गोलार्ध में है या आपका दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी या दक्षिणी गोलार्ध में हमें देखना पड़ता है। तो क्या है इससे बिल्कुल 20 डिग्री से हम पता लगा सकते हैं कि स्थान का, बिल्कुल नहीं। पूर्वी या पश्चिमी, अगर देखें पूर्वी और पश्चिमी की बात करता है, पूर्वी और पश्चिमी, इधर देखें के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी। क्या देशांतर की भी आवश्यकता होगी? ठीक है, अक्षांश दे रखा 20 है, पर देशांतर की और पूरा पश्चिम से काम नहीं चलने का, हमें क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर, उत्तर और दक्षिणी भी देखना पड़ेगा कि उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी भी, इसलिए क्या है ये पॉइंट भी गलत हो जाएगा आपका। उत्तरी या दक्षिणी अक्षांश की क्या है संकेत की भी आवश्यकता है, मतलब उत्तरी और दक्षिणी, खाली इसने पूछा, ऊपर में अगर ये भी ऐड करते तो ठीक होता, इसलिए क्या ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अगला है उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश, ये बात करता उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। अक्षांश के संकेत के साथ साथ उस जगह के देशांतर की भी आवश्यकता होगी, ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम देखें तो उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी के साथ साथ देशांतर की, क्योंकि देशांतर नहीं दे रखे इसमें, अक्षांश दे रखे, तो देशांतर की भी आवश्यकता होगी कि उत्तरी अक्षांश, उत्तरी उसमें है गोलार्ध में है या दक्षिणी गोलार्ध में है। और देखें तो उसका 20 डिग्री हमें अक्षांश दे रखा है, और उसमें देखना हमें कि देशांतर लाइन में किस जगह है। तो इस प्रकार हम क्या है उसका ठीक पॉइंट पहुंच पाएंगे, जब हमें ये डी वाले पॉइंट मिल जाएंगे सारे के सारे। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन खत्म होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। देखो क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट जो कि निम्नलिखित कथनों पर क्या है विचार करें और क्या है सही विकल्प आपको चुनना है। रेगिस्तान में रातें गर्म होती हैं, बताना है। नेक्स्ट है रेत और चट्टानें गर्मी उत्सर्जित करती हैं और तापमान बढ़ाती हैं, तो आपको बताना है। तो इसलिए हमारा देखो ऑप्शन जो ठीक होगा हमारा, तो ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा केवल बी, क्योंकि रात को रेगिस्तान में रातें आपको पता है गर्म नहीं होती, ठंडी होती हैं। तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, इसमें ए सही है या ए गलत है और बी सही है, ये हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखें जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि निम्नलिखित युगों पर आपको विचार करना है। हिमालय क्षेत्र, जंगली बकरी और हिमतेंदुआ, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, महोगनी और शीशम के पेड़। तीसरा हमारा सी है गिरवन एशियाई सेब। तो आपको इसमें से सही बताना है। अगर आपको बताए हैं बिल्कुल सारे के सारे, तो इसमें देखिए सारे के सारे बिल्कुल ठीक मैच कर रहे हैं, सभी ठीक है, ए बी सी तीनों ही इसमें ठीक है, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि निम्नलिखित कथनों पर आपको सही की क्या है पहचान करनी है। पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन को बनाए रखने के लिए सभी प्राणी अनिवार्य हैं। जैवमंडल में सजीव परस्पर संबंधित और एक दूसरे पर अन्योन्याश्रित हैं, एक तरीके से आश्रित है ऐसा लगा लो। तो इसमें देखेंगे हमारा ये भी पॉइंट ठीक है और ये भी ठीक है, और इसमें क्या है व्याख्या भी करते हैं। तो क्या है ए और दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या है, ये बिल्कुल ठीक पॉइंट है, दोनों के दोनों ही सही व्याख्या भी है इसकी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला है सूर्य से आने वाली ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है। देखें तो यहाँ पर भी दोनों पॉइंट हमें ठीक नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखें सूर्य से जो आने वाली ऊर्जा होती है जो क्या है पृथ्वी जैसे रोक लेती, उसे हम आतपन कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। आतपन की मात्रा अगर भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर देखें तो घटती जाती है, बिल्कुल सही है बिल्कुल आपका। तो क्या है इसमें ए और बी दोनों ही सही हो जाएंगे।
ए और बी दोनों सही है, ये ऑप्शन हमारा ठीक होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर के आधार पर क्या है सही विकल्प की पहचान करनी है। आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, ये वही सेम क्वेश्चन आ गया। दूसरा है देखो आतपन की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर घटती है, ये बिल्कुल सेम सेम है, ये भी हमें पता ही ठीक है। पृथ्वी का अक्ष सूर्य के चारों ओर परिक्रमण की समकक्ष कक्षा से 66.5 का कोण बनाता है, जो विभिन्न अक्षांशों पर प्राप्त होने वाली आतपन की मात्रा को बहुत प्रभावित करता है। तो बिल्कुल देखेंगे ये दोनों ही ठीक पॉइंट है, सही, और इसकी क्या है ये सही व्याख्या होगी, ये इसका सही आंसर होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे हमारा जो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है कि मानव बस्तियों के लिए आदर्श बसाव स्थान के चयन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थितियां उपयुक्त तो हैं या होंगी, आपको बताना है। देखो अनुकूल जलवायु, ऐसा कहें कि कोई एक तरीके से मनुष्य है, उसे बसने के लिए कौन से एक तरीके से स्थिति आदर्श रहेंगे उसके ठहरने के लिए। अगर हम कहीं किसी स्थान पर जाते हैं तो हमें ठहरने के लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। अगर प्राकृतिक चीज़ देखें तो सबसे पहले देखें अनुकूल जलवायु। भाई हमें अनुकूल जलवायु चाहिए, क्योंकि क्या है मान लो कहीं पर ज़्यादा सर्दी है तो वहाँ पर भी हम नहीं रह सकते, मतलब माइनस में तापमान जा रहा, ना तो वहाँ कुछ फसल होगी और ना ही हमारे पास कुछ भोजन होगा, तो हम कैसे सर्वाइव कर पाएंगे। अगर मान लो कहीं पर ज़्यादा ही गर्मी है तो हम वहाँ पर भी कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, ना तो वहाँ पर भी अगर देखें तो रेगिस्तान ही रहेगा, ना तो फसल होगी और ना हमारे पास क्या है कुछ खाने के लिए होगा। तो इसलिए क्या है अनुकूल जलवायु भी जरूरी है। देखते हैं जल की उपलब्धता, ये तो बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर पानी न रहेगा तो हम जीवित कैसे रह पाएंगे। उपयुक्त भूमि, हमें भूमि देखनी होगी। अगर देखें भूमि जंगल ही जंगल है तो जंगलों में कैसे रह पाएंगे, या अगर भूमि का ऐसे देखें कि कहीं पठारी क्षेत्र है या पहाड़ी क्षेत्र है तो वहाँ पर भी क्या रहना मुश्किल हो जाता है। तो ये हो गया अनउपजाऊ भू मिट्टी, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि क्या है अनउपजाऊ मिट्टी में बिल्कुल कैसे रह सकते हैं। तो हमारा ABC तीनों ही ठीक रहेंगे। हमें जलवायु भी देखनी होगी, जल की उपलब्धता होनी चाहिए, उपयुक्त भूमि होनी चाहिए, ये होगा। तो अनउपजाऊ मिट्टी नहीं होगी, तो ये हमारा A, B और C तीनों ठीक हो जाएंगे। तो ऑप्शन हमारा C ठीक होगा, D गलत है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है देखिए कि यहाँ पर आपको दो कथन दे रखे हैं, सही बताना आपको। तो मृदा का निर्माण जैव पदार्थों खनिजों तथा पृथ्वी पर पाए जाने वाली अपक्षयित चट्टानों से होता है। B है स्थल रूप मृदा के प्रकार को निर्धारित नहीं करता, तो हमारा यही गलत हो जाएगा, क्योंकि भैया निर्धारित करता है। जो स्थलारूप है वो मृदा की क्या है प्रकार को निर्धारित करता है बिल्कुल, तो A ठीक हो जाएगा, परंतु हमारा B गलत है। A सत्य है और B असत्य है, हमारा A ही ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखो हमारा जो नेक्स्ट है, प्रारंभिक स्तर पर एक शिक्षिका अपनी कक्षा में एक शहर में जनसंख्या घनत्व का संप्रत्यय पढ़ा रही है। इस विषय की स्पष्टता हेतु उसे निम्नलिखित में से किन किन का प्रयोग करना चाहिए। तो हमें पता है कि देखो एक जो शिक्षिका है, जो डेफिनेशन दी गई है वो क्या है, अपनी कक्षा में एक क्या है शहर की जनसंख्या के घनत्व का संप्रत्यय पढ़ा रही है। तो जनसंख्या के बारे में पढ़ा रही है, तो हमें उसके बारे में क्या है क्या क्या चीज़ें मतलब पता होनी चाहिए। तो देखेंगे उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या, उस शहर का क्षेत्रफल, देश का क्या है जनसंख्या पिरामिड आपको बताना है। तो देखें उस शहर में रहने वाले लोगों की संख्या और उसका क्षेत्रफल ये पता होना चाहिए। पिरामिड से कोई मतलब नहीं है, A और B दोनों ठीक है इसका। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी फसल कम उपजाऊ तथा बलुई मृदा में उगाई जा सकती है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आपको बताना है, तो इसका आंसर दें तो इसका सीधा सीधा आंसर बाजरा हो जाएगा। बाजरा ऐसी फसल है जो बलुई मिट्टी में और कम उपजाऊ जो मिट्टी होती है उसमें आराम से हो जाती है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें, किस क्षेत्र के बौद्ध और मुसलमान दोनों ही तिब्बत के राजकीय ग्रंथ केसर सागा के स्थानीय रूप को गाते हैं। तो इसका सिंपल आंसर है, क्योंकि कई बार आ चुका है क्वेश्चन भी, तो इसका आंसर हो जाएगा लद्दाख में क्या है जो मुसलमान और बौद्ध हैं दोनों ही क्या है
तिब्बत के राजग्रंथ या केसर सागा को क्या है गाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें तो हमारा है, जब हम व्यक्तियों को एक ही छवि में बांधते हैं तब हम रूढ़िवादी धारणा का निर्माण करते हैं। नीचे दिए गए एक विकल्प इस छवि को तोड़ता है, आपको सही बताना है। पहला है लड़के उद्यमी और शरारती होते हैं। दूसरा है लड़के शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं। लड़के खेलों में अच्छे होते हैं। लड़के भावुक और ध्यान रखने वाले होते हैं। तो हमारा क्या है, डी ऑप्शन ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्या है यही एक ऑप्शन ऐसा है जो इसमें सटीक बैठ रहा है। क्योंकि क्या है सब में क्या है रूढ़िवादी धारणा का ही एक तरीके से प्रदर्शन हो रहा है कि हम क्या है बचपन से हमें सिखा दिया जाता है कि लड़के क्या है उद्यमी और शरारती होते ज़्यादा, लड़के शारीरिक रूप से क्या है मजबूत होते हैं लड़कियों की अपेक्षा, ये सिखाया जाता है। लड़के क्या है खेलों में अच्छे खेलते हैं, ये हमें सिखाया जाता है बचपन से। परंतु क्या है ये हमारा सटीक ऑप्शन बैठ रहा है, ये हमारा ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्न में से कौन सा पंचायत राज से संबंधित है। आपको बताना है पंचायत राज से कौन से जो विकल्प हैं संबंधित हैं। ग्राम सभा, विधानसभा, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो आपको बताना है। देखो ग्राम सभा बिल्कुल ठीक है, विधानसभा गलत हो जाएगा, पंचायत समिति बिल्कुल ठीक है, जिला परिषद ये भी ठीक है। क्योंकि क्या है अगर देखें ग्राम सभा और पंचायत समिति का आपको पता ही होगा, परंतु क्या जिला परिषद क्या है जो आपका शहरों में एक प्रावधान क्या आता है जो स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन में गांव में तो आपके सरपंच हो जाते हैं, और शहरों में देखें तो आपके जो ब्लॉक होते हैं वहाँ पर देखें जो वार्ड होते हैं, जिन्हें वार्ड कहते हैं, ब्लॉक के वार्ड। तो वार्डों में क्या है वो जो पार्षद होते हैं उसी में एक तरीके से क्या है ये स्थानीय शासन के भाग होते हैं। तो जिला जो परिषद है ये भी इसी के अंतर्गत आता है। तो इसलिए क्या हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए, सी और डी। ए, सी, डी ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन हमारा कि आपको इसमें भी कथन ए और बी दे रखे हैं, हमें सही बताना है। देखो राज्य सभा मुख्य देश के क्या राज्यों का प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है। बी है राज्यसभा कोई भी विधान और क्या है विधेयक बनाने का प्रस्ताव पेश नहीं कर सकती। विधेयक को कानून के रूप में लागू करने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि उसे राज्यसभा की सहमति मिल चुकी हो। तो अगर देखेंगे यहाँ पर ये बी गलत हो जाएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर क्या राज्यसभा और लोकसभा है जो वही एक तरीके से दोनों से ही क्या है बिल पास होना चाहिए, तभी कोई कानून बन पाएगा। तो ए ठीक है, परंतु हमारा कौन सा बी गलत हो जाएगा। तो ए सही और बी गलत, ऑप्शन ए हमारा ठीक होगा। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन हमारा कपास जब रुमाल तौलिया बनाता है तब वह केवल ब्लैंक से गुजरता है। तो आपको बताना कहाँ से गुजरता है, थोक बाजार से, साप्ताहिक बाजार से, मॉल से या बाजार की श्रृंखला से। तो हमें पता है क्या है वो बाजारों की श्रृंखला से गुजरता है, बाजारों की श्रृंखला से गुजरता है। तब जाकर देखें तो वो क्या है कपास जब मतलब रुमाल और तौलिया बनता है, क्या है एक तरीके से पहले कपास उगाई, उसके बाद में क्या फैक्ट्री में ले गई, उसके बाद में देखें तो उसके मतलब कई प्रोसेस अपनाते धागे बनाए तब जाकर तौलिया बनता है। तो बाजारों की एक तरीके से श्रृंखला से उसे गुजरना पड़ता है। अगला देखें क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट है। देखो यहाँ पर भी क्या है दो कथन दे रखे हैं, आपको बताना है। देखो फूलमती, इसे गौर से पढ़ेंगे तो आंसर आपको बिल्कुल इजीली मिल जाएगा। जो फूलमती है रामाज्ञा के धान की के खेतों में काम करती है और प्रतिदिन 40 रुपये कमाती है। दूसरा हमारे दे रखा भी है राजमोहन अपने खेत पर काम करता है और रामाज्ञा की मील में भी काम करता है। तो देखेंगे हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से भूमिहीन मजदूर कौन है। क्या देखेंगे फूलवती है, तो देखेंगे बिल्कुल पहला ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा फूलवती। क्यों, क्योंकि जो फूलवती है वो रामाज्ञा की धान की खेतों में काम कर रही है, और जो राजमोहन है जो रामाज्ञा के पास क्या है कारखाना लगा लो, यहाँ पर क्या है राजमोहन अपने खेतों पर काम करता है और रामाज्ञा की मील पर काम करता है। तो रामाज्ञा के पास मील भी है, तो क्या है जो रामाज्ञा ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। राजमोहन देखेंगे तो राजमोहन के पास अपने खेत हैं, क्योंकि क्या है इसमें भूमिहीन की बात की है। तो फूलवती एक तरीके से वो शख्स है जिसके पास खेत नहीं है, भूमिहीन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन देखेंगे अगला हमारा। देखो मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस व्यक्ति के पास संपत्ति है
वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं है वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। तो उपरोक्त शब्द निम्न में से किसका है, किसने कहे ये शब्द आपको बताना है। तो इसका बिल्कुल सिंपल आंसर है, इसका हो जाएगा आपका महात्मा गांधी के ये वाक्य हैं। महात्मा गांधी ने ये शब्द कहे हैं, तो महात्मा गांधी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर बताना, एक पितृसत्तात्मक समाज वह होता है जहाँ महिलाओं को सरकार चुनने के लिए वोट देने का मौका मिलता है। दूसरा है महिलाएं सार्वजनिक जीवन में भाग लेती हैं। तीसरा है महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है। महिलाओं के पास पुरुषों की तरह तरह के कपड़े पहनने का विकल्प होता है। तो देखें सभी के सभी जगह यहाँ पर कुछ मात्र सत्तात्मक हमें नजर आ रहा, परंतु क्या यहाँ पर नहीं आ रहा। यही ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा, क्योंकि क्या महिलाओं को विभिन्न तरीकों से भेदभाव और उत्पीड़न का सामना करता है पितृसत्तात्मक समाज में। तो ये हमारा हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस मौलिक अधिकार में स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार निहित है। तो स्वस्थ पर्यावरण का किस मौलिक अधिकार में क्या है, निहित है। तो देखते हैं, इसमें है जीवन का अधिकार आ जाएगा। जीवन के अधिकार में क्या है, निहित है। समानता के में नहीं होगा, स्वतंत्रता के में नहीं है, और शोषण के विरुद्ध में इसमें भी नहीं। इसमें तो ऑप्शन से ही पता चलता आपका, देखो बिल्कुल आसान है। तो चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखो हमारा, यहाँ पर देखना कि निम्नलिखित कथनों पर क्या विचार कीजिए और सही विकल्प का आपको चयन करना है। संविधान का उद्देश्य देश की राजनीतिक व्यवस्था तय करना होता है। संविधान का उद्देश्य अपने देश के नागरिकों की सार्वजनिक और निजी जिंदगी को निर्देशित करना होता है। तो देखिए आपको आंसर मिल गया होगा, क्योंकि क्या संविधान में कोई निजी जिंदगी की बात नहीं कही गई है। हमारा ए हो जाएगा और बी गलत हो जाएगा। यहाँ से देखते हैं कि ए सही और बी गलत है। ए और बी दोनों सही है, ए और बी दोनों गलत हैं, ए सही है और बी गलत है। ये हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर, 67 का सी हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखें अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्न में से क्या दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता है। जो दीवानी कानूनों के दायरे में नहीं आता आपको वो बताना है। देखो कानून हमें पता है दो प्रकार के होते हैं, दीवानी तथा फौजदारी। बिल्कुल गौर से सुने, इंग्लिश में जिन्हें कहते हैं हम सिविल कोड और क्रिमिनल कोड। दो प्रकार के कोर्ट होते हैं, उन्हें हिंदी में कहते हैं दीवानी और फौजदारी। क्रिमिनल कोर्ट होता है आपका फौजदारी, और दीवानी कानून आपका जो होता है, जो दीवानी कोर्ट होता है वो आपको होता है सिविल कोर्ट। देखो जो सिविल कोर्ट में किस प्रकार के मुकदमे सुने जाते हैं, तो उसमें इस प्रकार के मुकदमे सुने जाते हैं, जैसे आपका भूमि से रिलेटेड हो गया, या अगर देखें आपका जो तलाक से रिलेटेड हो गया, जो तलाक होते हैं, बच्चों की परीक्षा का दावा जो एक तरीके से हो गया, जिसमें क्या है अगर देखें जहाँ पर लड़ाई झगड़े की क्या है बात नहीं होती है, वहाँ पर क्या है वो सिविल कोर्ट में जाते हैं वो सारे के सारे केस। और जो क्रिमिनल कोर्ट है या देखें जो फौजदारी है, वहाँ पर वो केस सुने जाते हैं जो लड़ाई जो झगड़े होते हैं, इस प्रकार के जो केस सुने जाते हैं होते हैं आपके फौजदारी में। तो हमें ये तो क्वेश्चन बताना है, निम्न में से क्या दीवानी कानून के दायरे में नहीं आता है। जो दीवानी के अंतर्गत नहीं आता है तो हमें वो बताना नहीं, जो एक तरीके से फौजदारी के अंतर्गत आता है हमें ये बताना है। देखें तलाक का मुकदमा का दायरा बिल्कुल नहीं होगा, मैंने अभी आपको बताया तलाक क्या है दीवानी के अंतर्गत। बच्चों की परिरक्षा का दावा करना एक तरीके से ये भी क्या है, परिरक्षा का दावा भी हमारा किस में आता है, दीवानी में आता है, ये भी गलत हो जाएगा। जमीन की बिक्री से संबंधित विवाद, मैंने आपको बताया जो जमीन वगैरह का विवाद होते हैं सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, वो दीवानी के अंतर्गत आते हैं। देखिए दहेज के लिए औरतों को तंग करना, ये देखेंगे क्रिमिनल में है, क्योंकि यहाँ पर एक तरीके से क्राइम की बात हो रही है, तो इसलिए क्या है डी ऑप्शन हमारा ठीक हो जाएगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखें तो निम्न में से किस अनुच्छेद के आधार पर जाति आधारित भेदभाव के चलते एक दलित समुदाय का व्यक्ति न्यायालय में मुकदमा दायर कर सकता है। तो ये आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 17 है, 17 दोनों ही हो जाएंगे। तो हमारा क्या है, दोनों ए और भी दोनों ही एक तरीके से सत्य हैं। इनके एक तरीके से अनुच्छेदों के आधार पर क्या है, एक व्यक्ति जो दलित व्यक्ति है वो क्या है न्यायालय में जा सकता है और मुकदमा दायर कर सकता है। तो चलते हैं अपना जो लास्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ। देखेंगे हमारा जो 17वां क्वेश्चन है, ये इस वीडियो का देखें तो लास्ट क्वेश्चन रहेगा। देखो अविवाहित महिला होने के कारण रिंकी को किराए पर घर मिलने में कठिनाई हो रही है।
संपत्ति विक्रेता उसे अपनी झूठी वैवाहिक स्थिति बताने की सलाह देता है। सामाजिक न्याय की दृष्टि से इस संबंध में उसकी निम्न में से कौन सी प्रक्रिया तर्कसंगत होगी। तो मैं तर्कसंगत बताना है कि कौन सी प्रक्रिया तर्कसंगत होगी। वह बोलेगी झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी, यह मेरा प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। दूसरा है, मैं झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगी क्योंकि मुझे अविवाहित और स्वतंत्र रहना पसंद है। तीसरा है, मैं झूठी वैवाहिक स्थिति बताऊंगी, यह कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, मुझे घर मिल जाएगा या घर चाहिए। चौथा है, मैं झूठी वैवाहिक स्थिति बताऊंगी क्योंकि इससे सामान्य रूप से वैवाहिक बताना मेरा सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा। तो अगर देखिए इसमें से आपको गलत बताना, सही बताना, तो ये गलत, ये भी गलत आपको पता है, ये भी गलत हो जाएगा। और देखें तो ये भी गलत हो जाएगा। हमारा ठीक ऑप्शन रहेगा ये, क्योंकि क्या है, जो तर्क संगत है वो आपको बताना था कि मैं झूठी वैवाहिक स्थिति नहीं बताऊंगा क्योंकि यह मेरे प्रतिष्ठा और आत्मसम्मान के विरुद्ध है। ये इसका क्या है, राइट ऑप्शन रहेगा। अगर देखें इस प्रकार हम क्या अपने 40 क्वेश्चन जो एसएसटी के थे हम पूरे कर चुके हैं। और देखिए तो हम जो अगले जो वीडियो में क्या है 2020 है, 20 के भी ज़्यादातर जो क्वेश्चन पेपर आए थे पिछले साल वो, और देखें तो हमारे जो 2021 में आए थे वो लगभग 4 या 5 तारीख तक हम करेंगे बिल्कुल अच्छे से कवर। और फिर आपको लास्ट वीडियो में बताएंगे कि आपको पेपर किस प्रकार करना, किस प्रकार अटेंड करना, किस प्रकार बैठना, क्या क्या सामान ले जाना, सब कुछ आपको हम बता देंगे। बाकी अपनी आप तैयारी करते रहें, मन लगाकर बिल्कुल पढ़ते रहें। बाकी हम आपके साथ हैं और बने रहें हमारे साथ भी आप, और चैनल को कर ले सब्सक्राइब ताकि क्या आपको इस प्रकार, या देखें तो जो आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है PYQ की, ये आपको समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं अब हम कल की तैयारी करते हैं कि आपको बताएंगे कल कि हम एक तरीके से जो टेस्ट सीरीज करेंगे जो अपनी नेक्स्ट वीडियो की। तो फिर मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।